हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में पढ़ेंगे पर्यावरण पेडागोजी को। कल हमने पढ़ा था पर्यावरण के वृक्षों को, जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो आते हैं सीटेट के एग्जाम में। आज हम जो पेडागोजी में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? पहला है अनुभव द्वारा सीखना, दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और चौथा है प्रासंगिक स्वरूप से। अनुभव द्वारा यानी कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। मैंने बताया है कि जो हम सिखाते हैं बच्चे के अनुभव द्वारा पिछले ज्ञान को लेकर के आगे ज्ञान की ओर बढ़ना। मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी पहले उसे प्रत्यक्ष चीज दिखाइए, ठोस चीजें दिखाइए जो सामने है, ऐसी चीजों को दिखाइए। फिर अप्रत्यक्ष यानी अमूर्त यानी जो देखी नहीं है, ऐसी चीजों को दिखा करके ज्ञान दीजिए ईवीएस में। ज्ञात से अज्ञात की ओर वही जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उन चीज़ों को पहले उदाहरण के साथ दीजिए। फिर अज्ञात चीज़ों को जो अभी तक ना सीखी हैं, ऐसी चीज़ों को सिखाइए। यानी पहले अनुभव, फिर जो अनुभव नहीं है ऐसी चीज़ों को, पहले ज्ञात चीज़ों को जोड़ना, पहले अनुभव को, फिर अज्ञात चीज़ों को जोड़ना, ज्ञात में अज्ञात को जोड़ना। प्रासंगिक स्वरूप द्वारा, प्रासंगिक यानी जुड़ा हुआ, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की हम शिक्षा ले रहे हैं, उससे जुड़े हुए पाठ्यक्रम को, उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को, उसके स्वरूप को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी शिक्षा बेहतर होगी, प्रगतिशील कक्षा होगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अनुभव से और मूर्त से अमूर्त की ओर से, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रासंगिक स्वरूप द्वारा सीखना, ये सबसे बेस्ट होगा। ज्ञात यानी जो हमें पहले से ज्ञान है, उससे अगर हम जो ज्ञान नहीं है उसे जोड़ेंगे तो हम अच्छा सीखेंगे। जो हमें अज्ञात है, ज्ञान के साथ अज्ञात को जोड़कर अगर हम पढ़ेंगे, यानी कि पिछले अनुभव को अनुभव में अगले अनुभव को जोड़ेंगे तो हमारा ज्ञान अधिगम सबसे अच्छा होगा। अधिगम एक स्थायी चीज होती है। अधिगम वो है जो सार्थक है, स्थायी है, वही अधिगम है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? तो मैंने बताया है 6 थीम होते हैं, 4 उप थीम होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कार्य एवं खेलकूद, चौथा है हम चीजें कैसे सीखते हैं, तीसरा है जानवर, और चौथा है पेड़ पौधे। तो मैंने बताया है कि उप थीम 4 होते हैं। पहला उप थीम है आपसी संबंध, दूसरा है खेल और कूद, तीसरा है जानवर, और 5वां है पौधे। जब हम पेड़ पौधे की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ये प्राथमिक थीम होगा, ना कि उप थीम। लेकिन ये उप थीम है, इतना ध्यान रखना। पेड़ पौधे, आपसी संबंध, कार्य और खेल कूद। हमें ये उप थीम लगता है चीज़ें हम कैसे सीखते हैं, यानी चीज़ें हम कैसे सीखते हैं, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, ये उप थीम लगता है, लेकिन ये प्राथमिक थीम है। इतना याद रखना। 6 थीम कौन कौन से हैं? परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है यात्रा, 5वां है आवास, और छठा है हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। परिवार और मित्र यानी हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, एकल परिवार या सम्मिलित परिवार कैसा होने चाहिए, मित्रों को हमें कैसा बनाना चाहिए, कैसे मित्र होने चाहिए, भोजन कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रखे, कैसा भोजन होना चाहिए, बिना प्रदूषण वाला भोजन होना चाहिए, पानी हमारा प्रदूषित होने से कैसे बचे, पानी को हम कैसे संरक्षण करें, सारी चीज़ें। यात्रा हमारी किससे सुरक्षित है, किस तरह की होनी चाहिए, बिना प्रदूषण वाली होनी चाहिए। आवास ऐसे हों जो प्रकृति को नाश ना करें, प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचाएं। ऐसे हमें चीज़ें कैसी बनानी चाहिए जिससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, ऐसी हमें चीज़ें बनानी चाहिए। और ये जो थीम है आपसी संबंध, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, कार्य और खेल कैसे होने चाहिए, कार्य हम कैसे करें, खेल हम कैसे खेलें, जानवर और पौधे। ये जो पहला थीम है उसी के उप थीम 4 हैं। परिवार और मित्र,
उसी का आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, परिवार में कार्यखेल कैसे होने चाहिए, जानवर कैसे रखने चाहिए, पौधे कैसे लगाने चाहिए, ये सारे पहले के ही उपथीम हैं चारों। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। एनसीईआरटी की पुस्तक में, ईवीएस की पुस्तक में सुनीता विलियम्स का एक पाठ आता है, उसका क्या आधार है, उसके जोड़ने का क्या कारण है, क्या करना चाहती है एनसीईआरटी उसे पढ़ा करके। तो मैंने बताया है कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, लोगों के अपने वास्तविक जीवन और अपने अनुभव को ईवीएस से जोड़ना सबसे अच्छा तरीका है ईवीएस को पढ़ाना। और कथा कहानियों को, उनके अनुभव को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है, परिकल्पना लाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में। बच्चे दूसरों की ज़िंदगी से जुड़ते हैं, अपने आपसी संबंधों से जुड़ते हैं, उनके स्थानों से जुड़ते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे जुड़ते हैं, कथा कहानियों से कि वो कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, आदि आदि चीज़ों से सारी परिचित हों। इसलिए ये कथा कहानियाँ ईवीएस के पाठ्यक्रम में डाली जाती हैं। परिकल्पनाशीलता और सृजनात्मकता आए, अपसारी चिंतन आए, चिंतन करने की तर्क शक्ति बढ़े, इसलिए कथा कहानी और जो हमारे वास्तविक जीवन अनुभव हैं इन्हें जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो पहला है रोजमर्रा की चुनौती, यानी वो कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे अंतरिक्ष में, ये बिल्कुल सही हो सकता है। असल जीवन की घटनाएं मैंने बताया, उनके वास्तविक जीवन से उनकी असल जो ज़िंदगी है उनके बारे में बताना मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आप कैसे रहेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसे जीवन बिताना पड़ता है अंतरिक्ष से आने के बाद, अंतरिक्ष में जाने से पहले और अंतरिक्ष में सारी घटनाएं, उनकी रोज़मर्रा की चुनौती। अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो आपको क्या क्या करना होगा, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, उनके जीवन से उनका जो वास्तविक लोग हैं ये भी बताना कि ये वास्तविकता है, बिल्कुल जो परिकल्पना नहीं है, वास्तविक है कि सुनीता विलियम्स नासा के माध्यम से दूसरी भारतीय महिला थीं जो अंतरिक्ष में 195 दिन बिता करके आई थीं। इन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया था। उस समय 195 दिन किसी महिला ने नहीं रुका था, तो पहली महिला थी उस समय की 195 दिन अंतरिक्ष में रहने वाली भारत की ये दूसरी महिला थी नासा के माध्यम से जाने वाली। और वास्तविक स्थान यानी कि वो कहाँ से की रहने वाली थी, कैसे वो जीवन यापन करती थी, किस स्थिति में थी, सारी चीज़ें ये बताना बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन आया, सारी ऑप्शन सही हैं, तो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना होगा। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वास्तविक लोग और उनके अनुभव, क्योंकि इसमें असल जीवन की घटनाएं हैं। इसमें केवल जो रह रहे हैं वो यानी कि जो चुनौती हैं, जो जिंदगी बिता रहे हैं वो घटनाएं हैं। और इसमें वास्तविक स्थान यानी ये कहाँ की रहने वाली हैं, इसमें दो पॉजिटिव हैं, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, यानी जो उनकी घटनाएं हैं, जो उनके रहन सहन है, सारी चीज़ें और उनके अनुभव जोड़ा जाना है। तो इसमें दो पॉजिटिव आ गए, इनमें एक ही शब्द है ये सारे, लेकिन इसमें दो शब्द आ गए, दो वाक्य आ गए, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएं, वही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? तो पहला है अवलोकन, दूसरा है सहयोग, तीसरा है याद स्मृति और चौथा है प्रत्याहान। तो इनके अर्थ समझ लीजिए। अवलोकन का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से आकलन, यानी कि देखना। सहयोग का मतलब है आपस में परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना। याद स्मृति का मतलब है याद करना, स्मरण करना। प्रत्याहान का मतलब है किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए आदेश देना। तो कौन सा सूचक हो सकता है? तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। पहले तो डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा सही है, तो सबसे सही कौन सा होगा? हमारा अवलोकन, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से मूर्त तरीका से जो आकलन किया जाएगा, बच्चों की पूरे क्रियाकलाप को देखा जाएगा, कौन बच्चा कैसा खेल रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे तर्क कर रहा है, कैसे अपने विचारों को रख रहा है, कैसे प्रश्नों को रख रहा है, उसको अगर प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे तो सबसे अच्छा अवलोकन होगा। इसीलिए अवलोकन जो है शब्द सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अवलोकन शब्द ईवीएस में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ को दिखाता है। जैसे कह दे कि
पेड़ों के बारे में जानकारी हासिल करो तो अवलोकन करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। अवलोकन यानी प्रत्यक्ष रूप से उसकी एक एक जानकारी लेंगे पेड़ की कि ये तना है, ये पत्तियां हैं, ये फल है, ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो हमारा अवलोकन सबसे अच्छा होगा। दूसरा है सहयोगात्मक, यानी सहयोग आकलन करना, एक दूसरे के परस्पर आकलन करना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन प्रत्याहान किसी कार्य के लिए आदेश देना, जहाँ आदेश की बात आ जाए वो नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ याद स्मृति की याद आ जाए तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं किसी कीमत पर। ये अब अगर ए भी देगा तो हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, और ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा तो हमारा आंसर अवलोकन होगा। ये याद रखना, सिर्फ सबसे बेस्ट अवलोकन है, दूसरे नंबर का ये है। तो हमारा ये दोनों आंसर है इसके। अगर पूछ ले ABCD में भी पूछता है तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। कक्षा में शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या हो सकती है? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को गृह कार्य पत्रक देना, विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवलोकन करना और गृह कार्य देना। ये सारी चुनौती हैं, बिल्कुल सही है, सभी चुनौतियां हैं। विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को किस तरीक़ा से सूचना दी जाए, डायरेक्ट आदेश आत्मक सूचना दी जाए या उनके अवलोकनात्मक सूचना दी जाए, ये चुनौती है। विद्यार्थियों को कार्यपत्रक कैसा दिया जाए, कैसे कार्य दिए जाएं, ये भी चुनौती है। क्या उनके लाभकारी हैं, क्या उनके अनुभव से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को सीखने का अवलोकन, सिखाने का अवलोकन, जो सिखाया है उसका अवलोकन कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। गृह कार्य कैसे दिया जाए, उनके अनुभव से जुड़े, उनके परिवार से जुड़े, उनके पर्यावरण से जुड़े गृह कार्य दिए जाएं, जो उन्हें ज्ञात से अज्ञात की ओर ऐसे गृह कार्य दिए जाएं। तो सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें पूछा है वास्तविक चुनौती कौन सी है। और शिक्षा बहुभाषी क्लास शिक्षक के लिए चुनौती होती है, ये भी सही है। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन वास्तविक सबसे अच्छी अगर क्वेश्चन में चुनौती आ जाए तो हमें कैसे छांटें, कैसे क्या करें, आइए देखते हैं। ये भी चुनौती बिल्कुल सही है। सूचना देना, किस तरीके की सूचना दी जाए, उनके जो उन्हें अनुभव से जुड़ी हो ऐसी सूचना दी जाए कि तुम्हें ऐसे ऐसे कार्य करना है। कार्यपत्रक कैसे दिए जाएँ, ये भी चुनौती है। गृह कार्य कैसे दिए जाएँ, ये भी चुनौती है। लेकिन विद्यार्थियों को सीखने का अवलोकन करना, विद्यार्थियों को जो सिखाया है, जो सीख रहे हैं, ऐसा अवलोकन करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जहाँ पॉजिटिव की बात करें तो अवलोकन सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। उनको कैसे देखे जाए, प्रत्येक बच्चे का कैसे अवलोकन किया जाए, तो चुनौती सबसे अच्छी तगड़ी होगी जब हर एक बच्चे का अवलोकन किया जाएगा सीखने का। हर एक बच्चे पर नज़र कैसे रखें, कैसे कार्य किया जाए कि हर एक बच्चे का कार्य हमें पता हो, कैसे खेल खेल रहे हैं बच्चे, प्रत्येक बच्चे का खेल और उसे पोर्टफोलियो में अंकित किया जाए, ऐसे करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसी वाक्य में बहुत सारी। ये तो छोटी छोटी चुनौतियां हैं, केवल गृह कार्य करने के बारे में सोचेगा, इसमें केवल कार्यपत्रक के बारे में सोचेगा, इसमें केवल सूचना देने के बारे में सोचेगा। लेकिन इसमें जो है सूचना भी है, विद्यार्थियों का कार्यपत्रक भी है, गृह कार्य भी है, खेलना कूदना, वास्तविक जीवन के अनुभव और भाषा शैली सारी इसी में आ जाएंगी। क्योंकि उसका अवलोकन कर रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है, उनका जो बच्चों का किसमें रुचि है किसमें नहीं है, ये सारे अवलोकन इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, वास्तविक सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, सबसे अच्छा चुनौती कौन सी है, सबसे तगड़ी चुनौती कौन सी है, तो हमारा ये विद्यार्थियों को सीखने का अवलोकन कराना। अगर ABCD में आ जाए तो ये सारी चुनौतियां हैं, ऐसे कोई, क्योंकि अब क्वेश्चन चुनौती ABCD वाले दे रहा है, ना कि ऐसे ही डायरेक्ट। ज़्यादातर क्वेश्चन ABCD में दे रहा है, तो हमारी ये सारी सही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट ही कह देता कि नेगेटिव पॉजिटिव से कह देता, सूचना देना गलत है, विद्यार्थी को कार्य पत्र गलत है, गृह कार्य गलत, नेगेटिव माना है, ऐसे भी कर देता। लेकिन नहीं, अब ABCD में आएगा तो हमारी ये चारों ही सही हैं, क्योंकि चारों ही चुनौती हैं। उसको गृह कार्य के लिए सोचना पड़ता है कि कैसा गृह कार्य दिया जाए, कार्य पत्रक के लिए सोचना पड़ता है, सूचना देने के लिए अगर घर के लिए कोई सूचना भेजनी है तो किस तरीके किस भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, ये सारी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है विद्यार्थियों को सीखने का अवलोकन करना। बहुभाषा भी चुनौती होती है शिक्षक के लिए, कैसे प्रयोग किया जाए सभी बच्चों के साथ, यानी सब बच्चों की अलग अलग भाषा होती हैं, तो मैं उन्हीं के भाषा में बात करूं, ऐसी ये चुनौती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। तो प्रभावशाली संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि बच्चों की घरेलू भाषाएं, मातृभाषा आदि प्रमुख संसाधन में से आ सकती है।
और बच्चों को शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका प्रभावशाली संसाधन हो सकता है। और इसमें ऑप्शन देखते हैं, कविताएं, कहानी, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्य पुस्तकें, कार्यपत्रक, दृश्य। मैंने पहले बताया कि अब क्वेश्चन ABCD में पूछ रहा है ज़्यादातर, तो कविताएं, कहानी जोड़ने का मतलब है बच्चे को सृजन करना, बच्चे को घरेलू चीजों से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, दैनिक अनुभव प्रदान करना, उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, अन्वेषण के लिए, अपसारी चिंतन के लिए, अमूर्त ज्ञान प्रदान करना। जब कहानी सुनाई जाएंगी, कथा सुनाई जाएंगी, कविता सुनाई जाएंगी, तो बच्चा सोचेगा ये कैसे हुआ था, कैसे हो सकता है। अगर हम सुनिए विलियम्स की कहानी सुनाएंगे तो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, उसका चिंतन तरक जो है वो बढ़ेगी, चिंतन करने का तरीका बढ़ेगा। इसीलिए कविता कहानी जोड़ी गई है। मेन उद्देश्य जो है बच्चे को सृजन बनाना ही, चिंतनशील बनाना ही पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है, कविताएं और कहानियां को जोड़ना। तो हमारा अगर डायरेक्ट एक आंसर पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, कविता और कहानियां। अगला देखते हैं, पर्यावरण शिक्षक की पाठ्य पुस्तकें, बिल्कुल सही संसाधन है, ये भी जरूरी है, बिना इनके कैसे पढ़ेंगे। दृश्य सामग्री, दृश्य भी होनी चाहिए और श्रव्य भी होनी चाहिए, सारी सामग्री होनी चाहिए। जो मूक बधिर हैं उनके लिए अलग दृश्य, जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग, और जो सुन नहीं सकते उनके लिए, सभी के लिए सामग्री होनी चाहिए। कार्यपत्रक कैसे होने चाहिए, परियोजना कैसी होनी चाहिए, कैसे क्या क्या करें, ऐसे कार्य होने चाहिए। ये सारी चीज़ें संसाधन के रूप में हैं, यानी ये सारी चीज़ें बेस्ट होंगी तो हमारी कक्षा भी प्रगतिशील होगी, अच्छे पढ़ाई होगा, अच्छा ज्ञान होगा, अधिगम भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर पूछे ABCD में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक ही पूछे तो आंसर कविताएं और कहानियां होंगी, और अगर पूछे कि कविता कहानियां बच्चे में क्या उत्पन्न करती हैं तो परिकल्पना जहां आंसर आ जाए, सृजन जहां आंसर आ जाए तो पहले वो लगाना, उसके बाद अन्य जो पॉजिटिव आंसर होते हैं उन्हें लगाना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन है या हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं जो वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, वास्तविक जीवन की घटनाएं हो और आपसी संबंध हो, समाज, परिवार, पाठ्य पुस्तकों के अलावा परिवार, बच्चों के अनुभव, बच्चों के अन्वेषण, बच्चों की खोज, बच्चों ने क्या क्या खोजा, ये पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त हो सकते हैं। यानी जो चीज़ें हैं जैसे अखबार पढ़ना आदि, ये चीज़ें यानी पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त सारी चीज़ें हैं। समाज को देखना, समाज की घटनाओं को देखना, किसी क्षेत्र में बारिश कितनी हो रही है, कहाँ कितने वृक्ष हैं, ये सारे अनुभव को जोड़ना, ये पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त हो सकते हैं। आइए पहले देखते हैं समुदाय के सदस्य। दूसरा है पठन सामग्री। पठन सामग्री का मतलब यही हो गया पाठ्य पुस्तकें। विज्ञान प्रयोगशाला, यानी पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत ही आ जाता है विज्ञान प्रयोगशाला। संसार का मानचित्र, ये भी पाठ्य पुस्तकों के अंदर आता है। तो हमारा एक बचा समुदाय के सदस्य, यानी जो समाज है, हमारी जो समाज और जहाँ हम रहते हैं उन लोगों को उससे अगर हम ज्ञान प्राप्त करके, हमारी पृथ्वी पहले, हमारे यहाँ पर स्थान पर पहले पेड़ पौधे कितने थे, पानी कितना था, क्या क्या चीज़ें थीं, तो बच्चों को सारा ज्ञान होगा कि ये चीज़ें नहीं थी तो ये चीज़ें थीं। अब इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो पानी खत्म होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम हुए, पानी कम हो गया और जानवर कम हो गए, पक्षी कम हो गए। ये सारी चीज़ें हमें वास्तविक जीवन से और समुदाय से सीखने को मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, और कल आएंगे किसी अन्य पेडागोजी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।